हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्स अड्डा। हिस्ट्री स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 8th। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है फर्स्ट राजराज प्रथम, सेकंड ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट राजराज प्रथम। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में राजराज प्रथम के काल में, राजराज प्रथम एक चोल शासक हैं, इनके काल में निर्मित हुआ था। दक्षिण शैली का यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है और विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बृहदेश्वर मंदिर का नाम राजराज प्रथम के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर, और यह शिव भगवान को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? ऑप्शन है फर्स्ट काशी, सेकंड कौशल, थर्ड मगध, फोर्थ अवंती, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ अवंती। प्रद्योत राजा प्राचीन भारत के एक प्रद्योत राजवंश का संस्थापक था जिसका शासन अवंती पर था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। अवंती जो आधुनिक मालवा का पश्चिमी भाग है और मालवा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हूण राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? हूण है ये, ठीक है, हूण राजा तोरमान। ऑप्शन है आपके फर्स्ट यशोधर्मन, सेकंड प्रकाश धर्मन, थर्ड राज्यवर्धन, फोर्थ विष्णुवर्धन, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड प्रकाश धर्मन। देखिए, तोरमान भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों का नेता था जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया था और फिर कई विजय अभियान कर एक बड़े विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 1973 में खोजे गए एक क्रिस्टल शिलालेख के अनुसार पता चलता है कि मालवा के औलिकर राजा प्रकाश धर्मन ने तोरमान को हराया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? बताना है कौन सा अभिलेख है जहाँ पर विधवा दहन यानी सती प्रथा जो होती थी उसका उदाहरण उल्लेखित है। ऑप्शन है फर्स्ट समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, सेकंड बुद्धगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, थर्ड भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, फोर्थ तोरमान का एरन वरा अभिलेख, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। देखिए, भानुगुप्त का एरन अभिलेख उसके मंत्री जो कि युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा उनकी पत्नी सती हो गई थी के बारे में है। इसी वजह से इस अभिलेख को एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है और ये इतिहास में पहली बार सती होने का यहाँ से हमें प्रमाण मिलता है। एरन कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? ऑप्शन है आपके फर्स्ट 1192 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड 1185 ईस्वी में, ऑप्शन फोर्थ 1178 ईस्वी में, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही इसका आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी और चालुक्य राजा भीम के बीच में एक काशरथ का युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन है फर्स्ट 570 ईस्वी, सेकंड 622 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड 642 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ 670 ईस्वी, ऑप्शन फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 570 ईस्वी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था इनका जन्म। अब मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन है फर्स्ट तुर्क, सेकंड मंगोल, थर्ड अरबी, फोर्थ तुर्क अफगानी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड अरब। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब विदेशी था। ठीक है ना, और इसका किसके साथ में युद्ध हुआ था? सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ था और इसने दाहिर को मारकर सिंध पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है फर्स्ट तराइन प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, ऑप्शन सेकंड तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, ऑप्शन थर्ड चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ऑप्शन फोर्थ कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी, ऑप्शन फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी और जयचंद को मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, जो ये दे रखा है ना कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी, या तो इसमें ये गलत है क्योंकि कन्नौज का युद्ध 1194 में जो युद्ध हुआ था वो है चंदावर का युद्ध, और कन्नौज का एक युद्ध हुआ था काफ़ी पहले 1540 ईस्वी में जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, तो ये वो युद्ध हो सकता है कन्नौज का युद्ध 1540। अच्छा, जो तराइन का प्रथम युद्ध है और द्वितीय युद्ध है ये किसके किसके बीच में हुआ था 1191-92 में? ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पहला युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जो दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? ऑप्शन है आपके फर्स्ट बाबर, सेकंड अकबर, थर्ड हुमायूं, फोर्थ औरंगजेब, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये सबको पता ही है दीन ए इलाही के बारे में। किसने किया था इसका प्रचार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड अकबर ने। देखिए अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही यानी कि यही दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। अकबर द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था अपितु एक सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। ओके, और इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट गाजीपुर, सेकंड बलिया, थर्ड वाराणसी, फोर्थ गोरखपुर, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सॉरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट गाजीपुर। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। उनका पहला कार्यकाल जो है वो 1786 से 1793 ईस्वी तक था, और जब वो दूसरी बार गवर्नर जनरल बने 1805 में ही, लेकिन 1805 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी वो कुछ महीने के ही गवर्नर जनरल रहे थे अपने दूसरे कार्यकाल में। इन्हें भारत में जो है स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हो गई थी, और यहीं पर इनकी कब्र स्थित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड ओल्ड विलेज अली, थर्ड लॉर्ड कर्जन, फोर्थ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फिफ्थ, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट से फोर्थ तक, इनमें से किसी के काल में नहीं हुई थी। इसका जो जिनके काल में ये हुई थी वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं। ये एक भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है, और जो इसकी स्थापना है वो 1861 में हुई थी, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उस समय तत्कालीन जो वाइसराय थे वो थे कैनिंग। इनकी सहायता से सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, पुराना जो था वो जनपद था, लेकिन अब नया भवन बन चुका है। इसका नया मुख्यालय भवन वो है तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट तिलक, सेकंड गोखले, थर्ड गांधी जी, फोर्थ नेरोजी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हरिजन एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, तो बताना इसके संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, गांधी जी। 11 फरवरी 1933 से हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका जो है गांधी जी ने शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड पट्टाभी सीतारमैया, फोर्थ JB कृपलानी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इनके बारे में। 1938 में ये जो है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1939 में भी दोबारा इन्होंने जो है सीतारमैया को हराकर 1939 में भी ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन फिर क्या हुआ था कि गांधी जी की नाराज़गी के चलते इन्होंने ये 1939 में जो अध्यक्षता मिली थी इनको, इन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया था उस पद से, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था। उत्तर दिनांकित चेक था मतलब पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि जो जिसकी डेट निकल चुकी हो ऐसा चेक। ऑप्शन है आपके फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड जेबी कृपलानी, फोर्थ जयप्रकाश नारायण, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी। देखिए, क्रिप्स भारत में 1942 में आए, लगभग 3 सप्ताह तक यहाँ पर रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके एक प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। देखो मैंने अभी बताया आपको ना लास्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन है फर्स्ट 1940, सेकंड 1942, थर्ड 1944, फोर्थ 1946, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था और यही क्रिप्स मिशन था जिसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है ना, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पता ही है आपको, हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है आपके फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड पंडित नेहरू, थर्ड सी राजगोपालाचारी, फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी। देखिए, सर्वोदय की अवधारणा सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई थी, फिर गांधी जी के बाद इसे जो है विनोबा भावे ने अपनाया और एक सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, ठीक है ना, यानी कि सभी का कल्याण। ठीक है, देखिए सर्वोदय शब्द गांधी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हितेशता की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य साधना, रस्किन की अत्योदय की अवधारणा सब कुछ सम्मिलित है ना। ये काफ़ी व्यापक हो जाएगा। और गांधी जी ने बताया था कि एक रस्किन की बुक है अनटू दिस लास्ट, उसी का एक संक्षिप्त गुजराती अनुवाद किया था गांधी जी ने और उस बुक का नाम रखा था उन्होंने सर्वोदय, है ना। उन्होंने कहा था कि इस बुक का जो उद्देश्य है वह है सभी का उदय, सभी का उत्कर्ष, तो इसलिए उन्होंने उस बुक का नाम सर्वोदय रखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ऑप्शन है आपके फर्स्ट 26 अक्टूबर 1948, सेकंड ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, थर्ड ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन फोर्थ 24 नवंबर 1947, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 26 अक्टूबर 1947। ठीक है, देखिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं ना जिसे, उस पर साइन कर दिए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। और अब तो जम्मू कश्मीर जो है राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस, सेकंड राजेंद्र प्रसाद, थर्ड भगत सिंह, फोर्थ बी आर अम्बेडकर, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1939, अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ डिस्कस किया था ना कि 1939 में जो है गांधी जी की नाराज़गी के चलते इन्होंने अपनी अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उस समय जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसी के बाद इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है। और जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक था, ये एक वामपंथी विचारधारा पर आधारित संगठन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट बुलंद दरवाज़ा, सेकंड जामा मस्जिद, थर्ड कुतुब मीनार, फोर्थ ताजमहल और फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बुलंद दरवाज़ा। देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर की स्थापना की थी और अपनी एक विजय के उपलक्ष्य में सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1602 में विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। ठीक है। अब विजय को लेकर दो मत हैं। एक वर्ग कहता है कि गुजरात विजय थी और वहीं दूसरा मत जो कि पर्सी ब्राउन का है, वो कहते हैं कि दक्षिण विजय के बाद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने एक विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये आप याद रखिएगा। विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था विजय स्तंभ के रूप में। ठीक है। और देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो जामा मस्जिद भी दो हैं, एक दिल्ली और एक आगरा वाली। तो जो दिल्ली वाली है, शाहजहाँ ने उसका निर्माण किया था और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये जामा मस्जिद। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का देखिए निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन उसको ख़त्म करने से पहले वो खुद ही मतलब वो नहीं रहे थे। फिर उसके बाद में जो है इसको कंप्लीट जो किया था कुतुब मीनार को, ये इल्तुतमिश ने किया था। और उसके बाद में एक बार फिर इसमें कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो उसको जो इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? वो कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। ठीक है। तो निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, फिर जो दुर्घटना के बाद जो मरम्मत करवाई वो करवाई फिरोज शाह तुगलक ने। ओके। और ताजमहल तो आपको पता ही है, शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन है, फर्स्ट अकबर, सेकंड बीरबल, थर्ड अबुल फजल, फोर्थ भगवान दास, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अबुल फजल। देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, ये फ़ारसी भाषा में लिखी थी। और अबुल फजल के द्वारा आईनी अकबर लिखी गई थी, उसी का ये एक भाग था अकबरनामा। उसका अंतिम भाग था, थर्ड पार्ट था। 3 भागों में थी आईनी अकबर, उसका थर्ड पार्ट था अकबरनामा। और अबुल फजल जो है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। फ़ारसी भाषा में लिखी गई रचना है अकबरनामा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? ऑप्शन है, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य, फोर्थ शूद्र, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, वैश्य को। ठीक है, वैश्यों को कहा जाता था सार्थवाह प्राचीन काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुंगो, ये शुंग लिखा है। ठीक है। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट मगध, सेकंड प्रयाग, थर्ड उज्जैन, फोर्थ सौराष्ट्र, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उज्जैन से। शुंगों के पूर्वज उज्जैन से थे मूलतः। देखिए मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग थे जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग जो है कट्टर ब्राह्मणवादी थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इन यज्ञों के जो पुरोहित थे पतंजलि थे।
पतंजलि वही हैं जिन्होंने पाणिनि के अष्टाध्याय के कुछ चुने हुए सूत्रों पर एक भाष्य लिखा था, जिसे हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं, है ना। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना भी की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन है फर्स्ट सुजात खान, सेकंड इस्लाम शाह, थर्ड फिरोज शाह, फोर्थ मोहम्मद शाह आदिल, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, इस्लाम शाह सूरी शेरशाह का उत्तराधिकारी था। और जो फिरोज शाह है वो इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी था, और मोहम्मद शाह आदिल तो इनका जो सूरी वंश था इसका अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज के मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ऑप्शन है आपके फर्स्ट सूरत, सेकंड सतारा, थर्ड मुंबई, फोर्थ पणजी, फिफ्थ उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, सूरत में थी, ये जो कि 1613 में, और ये इसकी कब स्थापित की गई थी, जहांगीर के काल में की गई थी। ठीक है, चलिए आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।